आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8th के लेसन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे और जिसका टाइटल है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसे पिछली क्लासेस में आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने वूल के बारे में पढ़ा, जूट है, कॉटन है, जो कि नेचुरल फाइबर्स है। लेकिन इस क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में करेंगे ना। सबसे पहले बात उठती है कि सिंथेटिक फाइबर्स या संश्लेषित तंतु या एक और नाम मानव निर्मित तंतु क्या है। अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि सम फाइबर्स दे आर मेड बाय द ह्यूमंस बाय यूजिंग द केमिकल्स or with the help of the natural fibers. These fibers are called synthetic fibers or man-made fibers. या तो वो तंतु केमिकल से बनाए जाएंगे या जो नेचर ने हमें फाइबर्स दिए हैं उन फाइबर्स को किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करवा के, किसी रसायन के साथ अभिक्रिया करके कोई नया फाइबर्स बनाया जाता है, नया तंतु बनाया जाता है। तो ऐसे तंतु को जो कि रसायनों द्वारा बनाया जाए या प्राकृतिक तंतुओं का किसी भी रसायन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाए, उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। यूजुअली इसके लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, दैट केमिकल्स दे आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रसायंस, क्योंकि अधिकतर जो केमिकल्स हैं वो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे रसायन जो कि हमारे संश्लेषित तंतुओं को बनाने में उपयोग होते हैं, वो पेट्रो रसायंस ही होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स ही होते हैं ना। अब सबसे पहले हम बात करें कि जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स को मिलके बनाया जाता है। आपने शायद माला देखी होगी, माला में छोटे छोटे मोती होते हैं। इसी तरह हमारे सिंथेटिक फाइबर्स में जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, उन छोटी छोटी इकाइयों को मोनोमर्स बोलते हैं या एकल इकाई। तो मोनोमर क्या हुआ? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अगर मान लो एक दीवार बनानी है तो दीवार बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होगी? मोनोमर क्या होगा हमारा? ईंट, ब्रिक। उसी तरह हर एक सिंथेटिक फाइबर का अपना अपना मोनोमर होता है, अपनी अपनी एकल इकाई होती है। अब जब ये मोनोमर इकट्ठे हो जाते हैं, दे फॉर्म अ बिगर यूनिट विच इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या हुआ? द बिगर यूनिट विच इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर यूनिट, और स्मॉलर यूनिट का नाम क्या दिया था हमने? मोनोमर। तो मोनोमर्स को मिलाकर जो बनता है, बड़ी इकाई बनती है, इसको पॉलीमर बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। नेचुरल जो नेचर में हमारा पॉलीमर जो है वो है हमारा सेलुलोज। तो ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? दैट इज सेलुलोज। और ये आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और प्लांट्स में जो मैक्सिमम सेलुलोज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्मॉलर छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर बनता है। तो अभी हमने यहाँ किया कि सिंथेटिक फाइबर छोटे छोटे यूनिट्स से मिलता है, जिसको मोनोमर बोलते हैं। जब मोनोमर इकट्ठे हो जाते हैं देन दे कॉल एज अ पॉलीमर। अब एक छोटा एग्जांपल देते हैं। आप सभी ने पॉलीथीन का नाम सुना होगा। पॉली का मतलब ही है ज्यादा। अब पॉलीथीन को अलग अलग कर दे तो वो बन जाएगा, पॉली अलग हो जाएगा, इथीन अलग हो जाएगा। तो पॉली मतलब बहुत ज्यादा, इथीन उसकी छोटी इकाई है, इसलिए वो बन गया पॉलीथीन, जिसका प्लास्टिक बोलते हैं, जो आपका प्लास्टिक के लिफाफे बोलते हैं। तो ये वो भी एक तरह का हमारा पॉलीमर है। देन अभी कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। पॉलीथीन है, रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, टेरिकॉट है। ये सारे के सारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई है। अब हम सबसे पहले करेंगे रेयन। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, और ये वुड पल्प जो कि हमारा कास्ट की जो लुगदी होती है, जो लकड़ी का जो बुरादा उसको लकड़ी के बुरादे को पानी में घोल के जो बनता है, और लुगदी जिसको बोलते हैं उसको, तो उससे
उससे बनाया जाता है। तो इसलिए इसकी लकड़ी किससे बनती है? सेलुलोज से। तो इसका मतलब रेयॉन की जो बेसिक यूनिट होगी वो भी क्या होगी? सेलुलोज। अब ये आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बना दिया? क्योंकि जो नेचुरल सिल्क था वो बहुत महंगा था, तो नेचुरल सिल्क तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उसको पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? उसी से मिलता जुलता एक और धागा बना दिया, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क। अब देखने में तो बिल्कुल वो सिल्क की तरह है, इसलिए इसका नाम रखा है आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम। कृत्रिम है मतलब ये नेचर ने नहीं बनाया, ये मनुष्य ने बनाया। अब इसके कुछ गुण देखते हैं। तो अब ये सिल्क की तरह इसमें शाइन होगी, सिल्क की तरह इसमें चमक होगी, लेकिन रेशम तो बहुत महंगा है, ये उससे सस्ता है। इसको हम रेशम के धागों के समान इसको भी बुन सकते हैं और इसको भिन्न भिन्न कलर्स में कलर किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि अगर हम इसको कॉटन फाइबर के साथ मिक्स कर दें तो ये हमारे पास हमारी जो बेड शीट्स उसको बनाने में काम आती है। अगर वूल के साथ मिक्स कर लें तो ये कारपेट बनाने में काम आती है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। कारपेट आपने देखा है, ये आपके पास बेड शीट्स के साथ जो पिलो कवर्स हैं ये बहुत चमकीले हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि मार्केट में कई बार बहुत चमकीला कपड़ा, पतला सा कपड़ा जो होता है, दैट इज मेड बाय द रेयॉन। वो सिल्क नहीं है, वो रेयॉन है। देन अब अगला हमारे पास नायलॉन है। नायलॉन जो है ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। फुली सिंथेटिक क्यों बोला? क्योंकि जो पिछले वाला रेयॉन था वो कॉटन की ट्रीटमेंट से, जो हमारी कास्ट की लुगदी है, जो हमारे पास सूती कपड़ा है, उससे बनाया, और सूती कपड़ा हमें प्लांट से मिलता है। लेकिन ये जो है वो फुली का पूरा सिंथेटिक फाइबर है। अब जैसे नायलॉन, अब इसके पीछे कहानी है कि जब ये बना था तो न्यूयॉर्क और लंदन, इन दो स्थानों पर इसकी बहुत ही डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए इसका नाम नायलॉन रख दिया गया। तो इसको बनाया कैसे? कोल से, वाटर से और वायु के जो मिश्रण है उसका उपयोग करके। अब इसमें से केमिकल्स निकाले गए और इससे नायलॉन को बनाया गया। अभी कुछ आपके सामने इमेजेस हैं जो नायलॉन से बनी। इवन अगर आप देखो आजकल जितने भी हमारे पास ये नट बोल्ट्स आ रहे हैं, हमारे क्लिप्स आ रहे हैं, बैग्स आ रहे हैं, और इवन की वाटरप्रूफ क्लोथिंग्स हैं, या हमारे पास ये गाड़ियों में जो गियर्स हैं, और इवन अगर आज आप गाड़ियों के फ्रंट पार्ट देखो, बोनट्स वगैरह पार्ट देखो, तो कहीं ना कहीं डैशबोर्ड पे वो जो फाइबर होता है वो कार्बन फाइबर के साथ कहीं ना कहीं नायलॉन भी यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया नायलॉन, कहाँ कहाँ में यूज कर सकते हैं। अब इसके पास क्या है, क्या क्या इसके गुण है? ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, हल्का है, ये लस्ट्रस है, इसको वॉश करना आसान है। ठीक है, नायलॉन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इवन ये एक स्टील की तार इससे भी ज़्यादा मजबूत है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि नायलॉन ना पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर सिलवट नहीं पड़ती, इसके ऊपर बल नहीं पड़ते। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके नायलॉन की सॉक्स हैं या नायलॉन के स्वेटर्स हैं, उनको मैक्सिमम टाइम आपको प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि उस पर सिलवटें नहीं पड़ती। दूसरी बात, नायलॉन के अगर आप सॉक्स डालते हो, सॉक्स से तो कॉटन की भी होती है लेकिन नायलॉन की डालते हैं, तो अगर आपने देखा होगा उसमें से पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, तो इसका मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि नायलॉन से बनती है। सॉक्स हो गया, फिर हमारे पास रोप्स हो गई, फिर हमारे पास टेंट्स हो गए, फिर हमारे पास टूथ ब्रशेज हो गए, कार सीट बैग्स, बेल्ट्स हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए, देन कर्टन्स हैं, देन पैराशूट्स हैं, ये सारे के सारे हैं नायलॉन्स के। और इवन यहाँ तक कि जो रस्सी है ये चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, ये भी नायलॉन से बनी। इसका मतलब यहाँ से हमें एक प्रूफ मिलता है कि बहुत मजबूत रस्सी होगी तभी इसका यूज किया जाता है। देन और दूसरी बात, अब ये किसका एक्सपेरिमेंट आ गया कि हमने अगर अलग अलग थ्रेड्स को कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमने क्या किया, ये धागा लिया और ये हमें यहाँ जो लेना चाहिए वो धागा 60 सेंटीमीटर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट दी हुई है इस एक्सपेरिमेंट में, वो आपको लेना है।
और उसके ऊपर यहाँ वेट डालना है आपको। इसका पैन तराजू जैसा बना दिया, तो ऑब्वियसली आपने नायलॉन भी लिया, कॉटन भी लिया, अलग अलग फाइबर लिए। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें में ये एक चीज निकलती है निकल के कि बराबर लेंथ में अगर हम बराबर वेट डालें तो ये जो नायलॉन है ये इसको आसानी से बियर कर सकता है, इसके भार को आसानी से सह सकता है। और हम इसकी कॉटन का थ्रेड ले लें तो वो बड़ी आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब कि जो हमारा नायलॉन है वो धागा काफी मजबूत है। तो आज इसमें वीडियो में क्या किया कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, इसको सिंथेटिक क्यों बोला जाता है, मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है, और इसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं रेयॉन के और नायलॉन के। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।